व्यू 360 में। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में जिंदगी किसी हद तक बहाल, कश्मीरी क्या कहते हैं। लेकर चलेंगे आपको पेरिस, जहां पाकिस्तान के बारे में फैसले पर FATF का अहम इजलास जारी। और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम अमरीकी की बेकरी और इलाके के यहूदियों का आपस में क्या ताल्लुक है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। उन्होंने पिछले 2-3 दहाइयों से हमें क्या किया है, देखो अब पिछले 60 दिनों से क्या हो रहा है कश्मीर में, न कि फ़ोन चल रहा है, न कोई कम्युनिकेशन चल रहा है। जो उन्होंने रेस्टोर किया है वो भी बकवास। कोई उतना बड़ा तीर नहीं मारा है कि इन्होंने जो फ़ोन छोड़े हैं कश्मीर में, खुद ही इन्होंने बंद किया, इन्होंने खुद ही छोड़ा। फ़ोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग धीरे धीरे अपना सिचुएशन को वॉच करते हुए दुकानें ज़्यादा खोलने लगे हैं, बाज़ार ज़्यादा खुल रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। बच्चों की तालीम बहुत सी ख़राब हो रही है, तो बच्चों का भविष्य भी ख़राब हो चुका है। मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीर की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक आइनी आर्टिकल्स मनसूख करने और उसके बाद लगाई गई पाबंदियों को 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। मोबाइल फ़ोन बंद, इंटरनेट मुअत्तल और सुनसान सड़कें। हम आपको वक्तन फ़वक्तन कश्मीरियों की हालत के बारे में आगाह करते रहे। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या इंटरनेट चल रहा है? कारोबार की सूरत हाल क्या है? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब कश्मीर से बाहर रहने वाले जानना चाहते हैं। हमारी साथी ऋतुल जोशी ने आपके लिए वहां जाकर ये जवाब ढूंढने की कोशिश की है। श्रीनगर सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं। ट्रैफिक का हाल किसी भी आम शहर की आम सुबह का एहसास दिलाता है, जब तक कि नजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में परेशान लोगों पर नहीं पड़ती। गिने चुने ऑटो रिक्शे और कुछ टूरिस्ट टैक्सियां आमदोरफ्त का वाहिद और नाकाफी जरिया हैं। यही हाल बाजारों का है, जो कुछ जगहों पर सुबह 7 से 10 बजे तक खुलने लगे हैं। बदले हुए हालात के मद्देनजर अब लोगों ने धीरे धीरे अपना रूटीन भी बदल लिया है। चंद इलाकों में कुछ घंटों के लिए दुकानें खुलती हैं, जिसमें सारा ज़रूरत का सामान खरीदा जाता है, लेकिन कोई भी दुकानदार कैमरे पर नहीं आना चाहता और कई बार कैमरा देखकर शटर गिरने भी शुरू हो जाते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और इसको कोई लीड नहीं कर रहा, ये वॉलंटियरली ये सब कर रहे हैं, तो इसका पता नहीं कब ये खोलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन कश्मीर पुलिस का कहना है कि हालात मामूल की जानिब लौट रहे हैं। लॉकडाउन उस किस्म का नहीं है जिस किस्म का था, इसमें बेहतरी आई है। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, लोग धीरे धीरे अपना सिचुएशन को वॉच करते हुए दुकानें ज़्यादा खोलने लगे हैं, बाज़ार ज़्यादा खुल रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। सड़कों पर कुछ ठेले वाले जरूर दिन भर रहते हैं, लेकिन दोपहर होते होते बाजार बंद हो जाते हैं। इन हालात का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की तालीम बहुत सी ख़राब हो रही है, तो बच्चों का भविष्य भी ख़राब हो चुका है। हुकूमत ने अब सभी स्कूल और कॉलेज खोलने का हुक्म दे दिया है। ज्यादातर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स या तो हैं ही नहीं या फिर बहुत ही कम। स्कूल्स में भी हाजिरी ना होने के बराबर है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम्स, नया साल भी आ रहा है, अब देखेंगे कि एग्ज़ाम्स लेंगे भी या नहीं लेंगे। इतना भी मतलब वो नहीं है रिस्पांस स्कूल्स को लेकर के जितना हम चाहते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि स्कूल की एक्टिविटी भी पहले से ज़्यादा बड़ी है। +1 +2 के सारे बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। पीर से पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल हो चुकी है, लेकिन सिर्फ वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। फोन पर इंटरनेट या व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज अभी भी बंद हैं। फिलहाल मीडिया सेंटर और चंद सरकारी दफ्तरों में कुछ इंटरनेट कियोस्क काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोग अब भी इंटरनेट की सहूलियत से महरूम हैं। कैमरामैन जुबैर डार के साथ ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंतज़ामिया के ऐलान के मुताबिक मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। तकरीबन 2.5 माह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में ज़िंदगी गुजारने वाले कश्मीरियों के लिए इसका क्या मतलब है? जानिए श्रीनगर से यूसुफ जमील और जुबैर डार की इस रिपोर्ट में। ओहदेदारों के मुताबिक पीर 14 अक्टूबर की दोपहर से वादी कश्मीर में 40 लाख के करीब मोबाइल फ़ोन्स दोबारा काम करने लगे हैं। हुकाम ने मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल करने का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जम्मू कश्मीर के बाकी मानदा इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल करने का फैसला किया गया है। पीर की दोपहर से वादी कश्मीर के सभी 10 अजला में
पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन दोबारा काम करने लगेंगे। मोबाइल फोन वादी कश्मीर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की कुल तादाद 1 करोड़ के करीब है। अगरचे हुकूमत ने लैंडलाइन फ़ोन्स के बाद अब पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बहाल कर दी है। वादी में 60 लाख के करीब प्रीपेड मोबाइल फ़ोन अभी भी बंद पड़े हैं। इंटरनेट सर्विसेज भी मुसलसल 74 रोज से मुअत्तल हैं। उन्होंने पिछले 2-3 दहाइयों से हमें क्या किया है, देखो अब पिछले 60 दिनों से क्या हो रहा है कश्मीर में, न कि फ़ोन चल रहा है, न कोई कम्युनिकेशन चल रहा है। उन्होंने रेस्टोर किया है वो भी बकवास, वो इंटरनेट बंद, वो भी बंद है, वो भी इनको रेस्टोर करना है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज पर आयद पाबंदी की वजह से बिलखसूस तालिब इल्मों, डॉक्टरों और दूसरे तिबी अमले, ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद, ट्रैवल एजेंसियों जैसे शोबों और इनसे वाबस्ता अफराद को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। इंटरनेट आज के दौर में ज़रूरी है। सहाफ़त से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए तो ब्रॉडबैंड मस्ट था। लेकिन ये कोई उतना बड़ा तीर नहीं मारा है कि इन्होंने जो फ़ोन छोड़े हैं कश्मीर में, खुद ही इन्होंने बंद किया, इन्होंने खुद ही छोड़ा। फ़ोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर में मवासलाती ब्लैकआउट को ख़त्म करने के लिए भारतीय हुकूमत को इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों के लिए काम करने वाले मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों और बाज़ हुकूमतों की तरफ से तनकीद और दबाव का सामना करना पड़ा है। ताहम हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि मवासलाती सहूलियात को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मुअत्तल किया गया था, क्योंकि उनके बकौल शरपसंद अनासिर फ़ोन और इंटरनेट सहूलियात का गलत इस्तेमाल करके रियासत में अमन अमान को बिगाड़ने और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते थे। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पीर को बताया कि हुकूमत के नज़दीक लोगों की जानें अहम हैं, न कि फ़ोन या इंटरनेट सर्विसेज। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का अहम इजलास 13 अक्टूबर से फ्रांस के शहर पेरिस में जारी है। इस इजलास में दहशतगर्दों की माली मावनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के खात्मे के लिए अगर रुकन ममालिक पाकिस्तान की कोशिशों से मुत्तफिक हुए तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन ना हुए तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला भी किया जा सकता है। इजलास की सरबराही चीन कर रहा है। चीन के अलावा दीगर 37 मुल्क और 2 आलमी तंजीमें भी इस इजलास में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर हमाद अजहर की क़यादत में एक वफ़द कर रहा है। FATF का इजलास शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के 4 अरकान को गिरफ्तार किया था। FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक 27 नुकात पर मुश्तमिल हिदायतनामे पर अमल दरामद करने को कहा था। याद रहे पाकिस्तान इससे पहले भी 2012 से 2015 के दौरान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। आइए चलते हैं पेरिस, जहां से हमारे साथी असदुल्ला खालिद FATF के अहम इजलास की कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। असद, सबसे पहले ये बताइए, ऐसी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान को फरवरी तक ब्लैक लिस्ट करने की बजाय ग्रे लिस्ट में ही रखा जा रहा है। जो पाकिस्तान ने अपना केस प्रेजेंट किया है ट्यूसडे और वेडनेसडे, पिछले हमने 2 दिन देखा, 14 और 15 को पाकिस्तान ने अपना केस प्रेजेंट किया है। हमाद अजहर जो कि पाकिस्तानी वक्त की क़यादत कर रहे हैं, उनकी सरबराही में मिशन ने जो 27 नुकात पाकिस्तान ने एग्री किए थे FATF के साथ पूरे करने के लिए, उन पे FATF को ब्रीफ किया था। जो बॉडी इस पूरी ब्रीफिंग में शामिल थी और जो इतलात रही, उसके मुताबिक 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे FATF की जो बॉडी वॉच डॉग है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे कुछ हद तक पाकिस्तान ने काम किया है और 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान ने अभी टच भी नहीं किया, जहाँ पे ज़्यादा कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली हमने जो एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्च की गई थी, जिसमें काफ़ी हद तक जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक पूरी स्कीम बनाई गई थी, उस पर कंसर्न शो किए गए हैं FATF की बॉडी की जानिब से। और इसके अलावा हाफिज सईद के अकाउंट से, जो कि फ्रोजन अकाउंट्स थे, उनमें से जो विड्रॉल रहे पैसों के, उस हवाले से भी इन्होंने काफ़ी हद तक कंसर्न शो किए हैं। तो अभी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही शायद आगे जो है फेब तक रखा जाएगा। अगली प्लेनरी जो FATF की होगी पेरिस में 16 से 21 फेब तक। जी असद, ये बताइए कि आपकी इजलास में जो शिरकत वफ्द है उनसे मुलाकात हुई, उनसे कोई बात हुई आपकी?
जी इरम, बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। हमाद अजहर से मेरी कल मुलाकात हुई, इसके अलावा इंडियन डेलीगेशन के कुछ लोगों से भी बात हुई, लेकिन अपेरेंटली इंडियन डेलीगेशन ये ज़रूर कह रहा था कि वो पूरी अपनी कोशिश इस लिहाज से कर रहा है इंडिया के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सके। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में हमाद अजहर कोई किसी भी चीज़ पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो FATF के सोर्सेज से मेरी बात हुई उनके मुताबिक उन्होंने इस चीज़ को डिनाई तो नहीं किया कि पाकिस्तान को फेब तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। एट द सेम टाइम उन्होंने कंफर्म भी इस बात को नहीं किया। ऑफिशियल जो हम देखेंगे इसकी डिटेल्स हैं वो कल आएंगी और उस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे होंगे। असद, ये बताइए कि ये अमेरिका था जो पाकिस्तान की करारदाद FATF लेकर गया, इस वक्त अमेरिका का क्या रोल है इसमें? ये डू मोर का सिलसिला था। अगर हम पीछे देखते हैं जब पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला गया तो डू मोर के हवाले से पाकिस्तान पे अमेरिका ने प्रेशर ऐड करना था उस वक्त जब ये पूरी करारदाद बनी और जिस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया। इस वक्त अमेरिका का किरदार जो है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल लेवल पे सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज भी ऑफ कोर्स एक वोट भी पाकिस्तान के लिए मिल सकता है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी बात अगर होती है, सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान के लिए अगर अमेरिका कुछ करना चाहे तो वो दूसरे ममालिक के अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो 16 वोट्स पाकिस्तान को चाहिए ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए वो शायद दिलवा सकता है, क्योंकि इस वक्त 3 वोट्स चाहिए आपको ग्रे लिस्ट में रहने के लिए। पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें टर्की, चाइना और मलेशिया पाकिस्तान को इस वक्त तक सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ से पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं, जिसमें ब्रीफिंग में जो पाकिस्तान की तरफ से दी गई उसमें उन्होंने ही इस पूरे इकदाम को सराहा था जो इकदाम अब तक किए गए हैं। सो अमेरिका अपना रोल ज़रूर प्ले कर सकता है पॉलिटिकल फ्रंट पे और कुछ दूसरे ममालिक को इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान को ग्रे में से वाइट लिस्ट में लाने के लिए, और इट गोज अदरवाइज एज वेल। थैंक यू असदुल्ला खालिद। ये थे असदुल्ला खालिद जो कि पेरिस से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे, जहां पर FATF का इजलास जारी है, जहां पर ये फैसला, ये इम्कान किया जा रहा है कि ये तयन किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने दिया जाए या उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और मकसद ये है कि दुनिया भर में दहशत गर्दों को माली मावनत रोकी जाए। थैंक यू असद फॉर बीइंग विद अस। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईवान नुमाइंदगान में अरकान की मुखालफत के बावजूद शाम से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के इक़दाम को बेहतरीन फैसला करार दिया है। ईवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी के 129 अरकान ने डेमोक्रेट्स अरकान की हिमायत की है। तफसील जानने के लिए आइए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, इस पर आपकी क्या राय है आप हमसे शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अमेरिका में कोलंबस डे हर साल अक्टूबर के दूसरे पीर को मनाया जाता है। बाज़ अमरीकियों के लिए इस दिन को मनाने का मकसद 1,70,00,000 से ज़्यादा उन अतालवी अमरीकियों को खराज तहसीन पेश करना है जो उस वक्त से अमरीका में रह रहे हैं। ताहम बहुत से अमरीकी कोलंबस डे मनाने को उन मकामी अमरीकियों की तौहीन के तौर पर देखते हैं जो कोलंबस के 1492 में यहाँ आमद से तवील अरसा पहले से यहाँ आबाद हैं। तारीख की दुरुस्तगी और अमरीका के कदीमी बाशिंदियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तहरीक मुल्क भर में ज़ोर पकड़ रही है ताकि इस कौमी तातील की नौयत में तब्दीली लाई जा सके। 75 साल से मनाई जाने वाली कोलंबस डे की इस सालाना परेड के मुंतज़मीन का कहना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को अब भी कदर की नज़र से देखा जाता है। मेरे लिए कोलंबस डे हमेशा कोलंबस डे ही रहेगा और उस दौर में जिन लोगों ने जो किया उसको हमें याद रखना है और बाकी तमाम तनाज़ात को भूल जाना चाहिए। ये एक ऐसी तजवीज़ है जिसने एक अरसे से अमरीकियों को मुनक़सिम किए रखा है कि आया रिवायत का पास किया जाए या तारीख की दुरुस्तगी। यूरोपियन ने हमें मिटाने की कोशिश की, वो अपने साथ बीमारियां लाए और अमरीकी हुकूमत के ताकत संभालने के बाद उन्होंने हमें मखसूस इलाकों तक महदूद करने की कोशिश की। हॉलैंड उस करारदाद की शरीक स्पॉन्सर हैं जिसमें हर अक्टूबर के दूसरे पीर को कोलंबस डे के बजाय मकामी अमरीकियों के दिन के तौर पर मनाने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त हमारे मुल्क में 573 मुख्तलिफ कबाइल मौजूद हैं और हम बहुत मुतनव्वो हैं और ये तनव्वो को तस्लीम करने और मनाने का बेहतरीन तरीका है जब दूसरे लोग इस मुल्क में आए और उनके लिए भी इस मुल्क में जगह है। डेब हॉलैंड अमरीकियों की बढ़ती हुई उस तादाद में शामिल हैं जो उनके मुताबिक कोलंबस डे में पाई जाने वाली तारीखी गलती पर आवाज़ उठा रहे हैं। डेब हॉलैंड के मुताबिक अमेरिका को दरियाफ्त किए जाने की ज़रूरत नहीं थी और ये राय अशरों पुरानी अमरीकी तारीख की टेक्स्ट बुक्स और कोलंबस डे के हामियों के बरक्स है।
इनके नज़दीक सच्चाई को कबूल करने का मतलब होगा ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली। मेरे ख्याल में ये रवैये इतने गहरे हैं कि ये वाक़तन अपनी बात को खो देने के खौफ पर कायम है, चाहे वो बात कितनी ही गलत क्यों ना हो। अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा न्यू मैक्सिको में सरकारी तौर पर कोलंबस डे को इंडिजिनस डे यानी मकामी अमेरिकियों के दिन के तौर पर मनाया गया। इस तहरीक में अमेरिका की कई दूसरी रियासतें भी शामिल हो रही हैं और 130 से ज़्यादा शहरों में कानूनी तौर पर इस दिन का नाम तब्दील कर दिया गया है। हकीकत हकीकत है, ये दुरुस्त सिमत की जानिब एक कदम है। ताहम न्यूयॉर्क में कोलंबस परेड में मौजूद लोगों का कहना है कि ये दिन किस नाम से मनाया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ताहम जो चाहते हैं कि उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया जाए जो कोलंबस से पहले यहाँ रहते थे, यानी अमेरिका के मकामी लोग, तो वो इसे जारी रखें। जूली टैबू के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े एक बेकरी इन दिनों मजहबी यकजहती की एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस बेकरी के मालिक एक पाकिस्तानी अमरीकी हैं। हमारे साथी अंशुमन अब्ते आपको ले जा रहे हैं वेस्ट मैनहट्टन बीच, जहां ये बेकरी वाक़ है। वेस्ट हैम्पटन बीच के इलाके में 3 दहाइयों से अपने कोशर खाने के लिए मशहूर बीच बेकरी एंड ग्रैंड कैफे के मालिक ने जब इसे बेचने का फैसला किया तो इलाके में बड़ी तादाद में रहने वाले यहूदियों में कुछ तशवीश पैदा हुई। मेरा खानदान कोशर खाता है तो हम इसकी बहुत कदर करते हैं क्योंकि इस इलाके में कोई दूसरी कोशर जगह नहीं है। इलाके के यहूदियों को डर था कि बिकने के बाद कहीं ये बेकरी कोशर ना रहे, यानी कहीं नए मालिक यहाँ कोशर अशिया बेचना बंद ना कर दें। लेकिन बेकरी के नए मालिक राशिद सुलेहरी ने कम्युनिटी से राब्ता किया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी मजहबी ज़रूरतों का वो पूरा ख्याल रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट की स्पीच मैंने सिनेगॉग में जाके की। उनके ऑलमोस्ट 800 मेंबर्स थे, उन्होंने मेरी बात सुनी। उनके तकरीबन 4.1 मिलियन व्यूअर्स थे जिसमें वो लाइव जा रहा था। उनका सर्टिफिकेट है हमारे पास, कोई भी बंदा यहाँ पे आके चेक कर सकता है कि हम सर्टिफाइड कोशर हैं या नहीं। जहां एक जानिब राशिद ने बेकरी में खाने की तैयारी यहूदी डाइटरी लॉज काशरत के मुताबिक जारी रखी, वहीं ये भी यकीनी बनाया कि यहाँ कोई भी चीज़ गैर हलाल ना हो। कोशर और हलाल में जो बुनियादी फ़र्क है वो मीट से आता है, तो हमने मीट रखा ही नहीं। जब मीट नहीं है तो उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कोशर हैं तो वो हलाल भी हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ थी चैलेंजिंग, वो थी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो हमने अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो थे वो भी निकाल दिए यहाँ से। इस तब्दीली के बाद इलाके के मुसलमान भी बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे हैं। हमारे बच्चों ने जब यहाँ के बारे में सुना तो हमने सोचा हमें ज़रूर जाके यहाँ ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर मिलने वाली ज़्यादातर चीज़ें और कहीं भी नहीं मिलती। सबको साथ लेकर चलना अच्छी बात है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको बड़ा हाईली रिगार्ड किया गया है लोकल कम्युनिटी के अंदर। जहाँ बीच बेकरी एंड ग्रैंड कैफे इलाके में बैनुल मजहबी यकजहती की मिसाल बनकर मीडिया और दुनिया को मुतासिर कर रहा है, वहीं राशिद सुलेहरी के मुताबिक किसी भी पॉपुलर बेकरी या कैफे की तरह यहाँ का जायकेदार खाना ही इसकी असली पहचान है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। माहौल को बचाने के लिए स्वीडिश टीनेजर ग्रेटा थनबर्ग की शुरू की गई फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुहिम अब नाइजीरिया भी पहुंच गई है, जहां इसकी सरबराही कर रही हैं 16 साला स्टूडेंट फेथ विंस। फेथ विंस को नाइजीरिया की ग्रेटा थनबर्ग कहा जा रहा है। हालिया महीनों में नाइजीरिया के सैकड़ों स्कूल स्टूडेंट्स इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। फेथ विंस ने माहौलियाती तब्दीलियों के मुसर असरात के बचाव के लिए अपने स्कूल और मोहल्ले में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू कर रखी है। वो प्लास्टिक बैग्स को रिसाइकिल करके शावर कैप्स भी बना रही हैं। उनको फिक्र है कि आम लोगों में माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के बारे में आगाही बहुत कम है। जब भी मैं किसी को खिड़की से कुछ बाहर फेंकता देखती या गलत तरीके से कूड़ा फेंकते देखती थी तो मुझे महसूस होने लगता था कि कोई जुर्म हुआ है। मुझे लगता था कि जैसे वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब मैंने इस पर गौर करना शुरू किया तो एक तरह से ये दुरुस्त था, क्योंकि वो मेरे मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहे थे।
नाइजीरिया अफ्रीका में फॉसिल फ्यूल से चलने वाला, जेनेरेटर्स दरामद करने वाला और ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जिससे आम तौर पर लोग घिन खाते हैं क्योंकि ये मुर्दार खाता है, मगर इसे कुदरत की जानिब से तैनात सफाई का अमला समझकर देखें तो अंदाज़ा होगा कि इसके बगैर गुजारा नहीं। तकरीबन 15 साल कबल जनूबी एशिया में गिद्ध मादूमियत के इंतहाई करीब पहुँच गए थे। लाहौर के करीब वाक़ जंगल छांगा मांगा में सफ़ेद पुश्त वाली गिद्ध की अफजाइश नस्ल का एक मरकज़ पाकिस्तान में इस परिंदे को मादूमियत से वापस लाने में किसी हद तक कामयाब हो रहा है। तफसील समन खान की इस रिपोर्ट में। 2005 में छांगा मांगा में वाक़या गिद्धों की अफजाइश नस्ल के मरकज़ में सफ़ेद पुश्त वाली नस्ल के 15 गिद्धों को लाया गया। यूं मरकज़ की इंतज़ामिया की आजमाइश का आगाज़ हुआ क्योंकि गिद्ध 8 से 9 माह में सिर्फ एक अंडा देते हैं और नई जगह पर जोड़े बनाने में सालों ले सकते हैं। एक बर्ड ने एग ले किया है और वो बर्ड ड्यूरिंग इंक्यूबेशन किसी भी वजह से अगर वो अचानक उसने वो फ्लाई किया है नेस्ट से तो वो एग जो है वो ब्रेक हो गया उसकी लेग्स की वजह से, तो इट मीन्स कि द होल ब्रीडिंग सीजन फॉर दैट पेयर एट लीस्ट इज गॉन। 2016 में यहाँ गिद्धों के 2 जोड़ों ने एक एक बच्चे की खुशखबरी सुनाई, जिसके बाद हर साल अफजाइश नस्ल होने से यहाँ नन्हे परिंदों की तादाद 7 हो गई है। अब इस मरकज में कुल 22 गिद्ध हैं। गिद्धों को मादूमियत के खतरे से दो चार करने के पीछे वजह है टेक्लोफेनिक। ये मुर्दा जानवरों के गोश्त में मौजूद दर्द कुश दवा जो गिद्धों के लिए मोहलिक होती है। माहौलियाती इदारे WWF की मदद से चलने वाले पंजाब वल्चर रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन मंसूबा में गिद्धों की खुराक पर खास तवज्जो दी जा रही है। खुद यहाँ पे जानवर पाल रखे हैं क्योंकि वो दवाइयों से पाक होते हैं, तो हम उनकी फीड इनको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बाहर से कोई जानवर ख़रीदते भी हैं तो उसको हमने मैक्सिमम 10 दिन यहाँ पे रखते हैं हमारे एवरेज सेंटर पे, तो उसके बाद हम उनकी फीड इनको प्रोवाइड करते हैं। सबर आजमा मंसूबे के मुस्बत नताइज आने के बाद अब यहाँ परिंदों के लिए एक और घर तामीर किया जा रहा है। ये जगह हमेशा इन परिंदों का मस्कन नहीं रहेगी, बल्कि इनकी तादाद में बढ़ोतरी और बेहतर अफजाइश नस्ल के बाद इन्हें कुदरती माहौल में वापस भेजना भी मंसूबे का हिस्सा है। अगरचे जनूबी एशिया में डेक्लोफेनिक पर 2006 से पाबंदी है। गिद्धों को आज़ाद करने से पहले पंजाब के मवेशियों में इस दवा की मौजूदगी को अब भी ट्रैक किया जा रहा है। हमने पंजाब गवर्नमेंट से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है। 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम कम्प्लीटली जितनी भी वेटनरी मेडिसिन की मार्केट्स हैं हम उनके सर्वेस करवा रहे हैं, अंडर कवर सर्वेस। सारे स्टोर्स वहाँ पे पूरी मार्केट्स को चेक करवा रहे हैं, फार्मर्स के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं। जब ये हमारे पास ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी कि इस वक्त मार्केट में ये जो एनसेड्स हैं कितनी तादाद में अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं। इस परिंदे को बचाने के मिशन में पाकिस्तान तन्हा नहीं बल्कि साउथ एशिया ज्वाइंट वल्चर कमीशन के जरिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल मिलकर काम कर रहे हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, छांगा मांगा। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।